मैंने मुस्कुराते हुए कहा, ऐसी कौन सी बात है डियर, किसने तुम्हें गीता पर कसम दिलाई थी? खुलकर बात करो। सुजाता बोली, किशन मैं एक हिंदू लड़की हूँ, मेरे लिए गीता एक मुकद्दस किताब है, मगर मैं प्रेम को गीता से भी बढ़कर समझती हूँ। चूंकि मैं तुमसे प्रेम करती हूँ इसलिए कसम तोड़ रही हूँ। अंदर से मेरा दिल मुतजलजल जरूर था, यकीनन कोई खतरनाक बात होगी। मैंने सुजाता का हाथ अपने हाथ में थाम लिया और कहा, सुजाता मैं भी तुमसे बेहद प्रेम करता हूँ। भगवान के लिए मुझे बताओ, आखिर ऐसी क्या बात है? तुमको मुझसे क्या छुपाने के लिए कहा गया है? किसने तुम्हें कसम दिलाई थी? वो बोली, तुम्हारे कोई हेड परशुत्तम दास टंडन भी है। मैं सिगरेट का कश लगाते लगाते रुक गया। हाँ, क्या उन्होंने तुम्हें कुछ कहा? सुजाता ने अब बोलना शुरू कर दिया। बोली, किशन आखिर उन्हें तुम पर शक क्यों हुआ है? तुम सीक्रेट सर्विस के एक जिम्मेदार अफसर हो, तुम्हारा पुराना रिकॉर्ड शानदार है, तुम भारत माता के जियाले सपूत हो, महकमे में तुम्हारी कारकर्दगी हमेशा शानदार रही है, फिर तुम्हारे बॉस ने तुम पर शक क्यों किया? एक लम्हे के लिए मैं अपनी जगह से हिल गया। मैं बात की तह तक पहुंच गया था, मगर अपने चेहरे पर ताज्जुब और इस्तफसार के और किसी किस्म के तासुर को ना आने दिया। टंडन साहब को मुझ पर क्या शक हुआ है? तुम खुलकर बात क्यों नहीं करती? सुजाता ने कहा, आज सुबह टंडन साहब ने खास तौर पर मुझसे मुलाकात की थी। मैं तो उन्हें भी नहीं जानती थी। उन्होंने मुझे अपने ऑफिस में बुलवाया और भारतीय तिरंगे में लिपटी हुई गीता को मेरे सामने रख दिया और बोले, सुजाता बेटी ये गीता है, इस पर हाथ रखकर धर्म और अपने देश के नाम पर कसम खाओ कि जो बातें मेरे और तुम्हारे दरमियान होंगी इसका जिक्र तुम किसी से नहीं करोगी। मैंने बहुत पूछा कि आखिर ऐसी कौन सी बात है जो वो मुझसे करने वाले हैं। इस पर टंडन साहब ने कहा, बेटी ये नेशनल सिक्योरिटी का मामला है। तब मैंने गीता पर हाथ रखकर वचन दिया कि वहां जो भी गुफ्तगू होगी उसका जिक्र मैं किसी से नहीं करूंगी। फिर टंडन साहब ने मुझे कहा, बेटी तुम जानती हो कि हमारा सेंट्रल इंटेलिजेंस का महकमा है और हम पर खुसूसी तौर पर प्राइम मिनिस्टर और राजधानी के अलावा पूरे भारतवर्ष की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी है। हम अगर मुल्क में दुश्मनों के एजेंटों का सुराग लगाने में लगे रहते हैं और उन्हें गिरफ्तार करके पुलिस के हवाले करते हैं तो खुद अपने स्टाफ की भी साल में एक बार खुफिया तौर पर स्क्रूटनी करते हैं। इसका मतलब ये नहीं होता कि हमें अपने स्टाफ के किसी मेंबर पर शक है, बल्कि ये महज नेशनल सिक्योरिटी के लिए हमें करना पड़ता है। लेकिन हम ये चेकिंग और स्क्रूटनी इंतहाई राजदारी से करते हैं। यही वजह है मिस सुजाता कि हम आपको एतमाद में ले रहे हैं, क्योंकि हमें तुम्हारे मंगेतर कैप्टन किशन मेहता की रूटीन की चेकिंग करनी है। किशन, मैं परेशान हो गई। मुझे ऐसा लगा कि वो लोग तुम पर दुश्मन के एजेंट होने का शुबा कर रहे हैं। चीफ इंटेलिजेंस मिस्टर टंडन के दिल में क्या था मैं समझ गया था। उसने सुजाता के आगे झूठ बोला था कि वो स्टाफ की रस्मी चेकिंग की मुहिम के सिलसिले में मेरी स्क्रूटनी कर रहे हैं। उसे अग्रवाल वाले ट्रांसमीटर के वाक्य के बाद से मुझ पर शक हो गया था और वो सुजाता के जरिए मेरी छानबीन कर रहा था। वो शायद मुझे किसी ट्रैप में उलझाना चाहता था। मैंने दिल में खुदा का शुक्र अदा किया कि उसने ये बात सुजाता से ही की थी और सुजाता को भारत माता से ज्यादा मुझसे प्यार था। अब मैं ये मालूम करने के लिए बेताब था कि अय्यार टंडन ने मुझे फांसने या मेरी असलियत मालूम करने के लिए कौन सा जाल फैलाया था। मैंने मुस्कुराते हुए टंडन की तायद की और कहा, अरे नहीं सुजाता, ऐसी बात नहीं है। टंडन साहब ने तुमसे बिल्कुल ठीक कहा है। ये तो हर साल इंटेलिजेंस के सेंट्रल स्टाफ की खुफिया छानबीन की जाती है। ये महज एक रस्मी कार्रवाई होती है। वैसे मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करता हूँ कि तुमने ये सब कुछ मुझे बता दिया और ऐसा तुमने महज मुझसे प्रेम होने की वजह से किया है। मगर टंडन साहब ने आगे क्या कहा, यही मालूम करने के लिए मैं बेताब था, मगर बज़ाहिर किसी किस्म की बेताबी का इजहार नहीं कर रहा था। बिल्कुल नॉर्मल और सुकून के अंदाज में पूछ रहा था। सुजाता बोली, उन्होंने मुझे पॉकेट साइज का एक छोटा पावरफुल ट्रांसमीटर दराज में से निकाल कर दिया। फिर कहा कि बेटी तुम ये ट्रांसमीटर अपने कमरे की मेज पर जाकर रख देना। फिर कैप्टन किशन मेहता यानी अपने मंगेतर को बुलाकर उस कमरे में ले जाना। किसी बहाने उसे ट्रांसमीटर दिखाकर कहना कि ये हमारे एयर इंडिया के ऑफिस में था, खराब हो गया था इसलिए मैं इसे ले आई हूँ। अब ये किसी काम का नहीं है। मुझे अच्छा लगा था, बॉस ने मुझे दे दिया। मैं इसे शो पीस के तौर पर रखना चाहती हूँ। इस पर तुम्हारा मंगेतर जो रद्द अमल जाहिर करेगा उसकी बाबत हमें इत्तला कर देना। बस बेटी, तुम्हारा इतना ही काम होगा। फिर टंडन जी कहने लगे, हमें मालूम है कि कैप्टन किशन मेहता भारत प्रेमी है। भारतवर्ष के लिए उसके बहुत जज्बात हैं। उनकी जात शको शुबे से बुलंद है, मगर बेटी हमें सिर्फ ज़ाब्ते की कार्रवाई ही पूरी करनी है। तुम सुनकर हैरान होगी कि ऐसी चेकिंग तो खुद मेरी भी खुफिया तौर पर की जाती है। नेशनल सिक्योरिटी के लिए हमें ऐसा ही करना होता है। सुजाता एक लम्हे के लिए खामोश हो गई। उसने कॉफी का दूसरा घूंट अभी तक नहीं पिया था। एक बार फिर अपने खुश्क होंठों पर जबान फेर कर बोली, उन्होंने ट्रांसमीटर लिफाफे में डालकर मुझे दे दिया। एक बार फिर उन्होंने भारत माता और गीता के नाम पर मुझसे कसम ली कि मैं इस राज को अपने सीने में हमेशा के लिए दफन कर लूं। मैंने वो ट्रांसमीटर लाकर अपने कमरे में रख दिया। जब तुम हमारे घर आए थे तो ट्रांसमीटर मेरे कमरे की मेज पर पड़ा
पड़ा था, मगर मैंने फैसला कर लिया कि तुमसे कोई बात नहीं छुपाऊंगी। फिर उसने मेरा हाथ थाम लिया। सुजाता का हाथ ठंडा हो रहा था। बेचारी वाकई मुझसे प्रेम करती थी। कहने लगी, किशन मुझे बताओ, इसमें कोई गड़बड़ की बात तो नहीं है ना? मुझ पर टंडन की सारी स्कीम वाजे हो गई थी। टंडन के दिल में क्या था मुझे उसका इल्म हो गया था। मैंने दिल में एक बार फिर खुदा का शुक्र अदा किया कि सुजाता के प्रेम ने मुझे बहुत बड़ी तबाही से बचा लिया था, वरना ये यकीनी बात थी कि सुजाता के कमरे में ट्रांसमीटर देखकर मैं किसी बहाने से उसे अपने साथ कोठी में ले जाता और फिर रात को 10 बजे के बाद पाकिस्तान में अपने बॉस से राब्ता कायम करता। लामहला टंडन के आदमी मेरी कोठी से नशर होने वाले सिग्नल्स को अपने शेक पर रिकॉर्ड कर लेते और मैं बहुत बड़े अजाब में मुब्तला हो सकता था। अगरचे मैं मरमूज जबान में पैगाम नशर करता और वो मेरे ख्याल के मुताबिक उसका मफहूम न समझ सकते थे, लेकिन सिर्फ यही एक हरकत मुझे जेल भिजवाने के लिए काफ़ी थी कि मैं आधी रात को खुफिया तौर पर अपने बंगले से किसी को पैगाम दे रहा था। मुमकिन था उन्हें मेरी फ्रिक्वेंसी से यह भी पता चल जाता कि मेरे सिग्नल पाकिस्तान के लिए हैं, या फिर वो मेरी फ्रिक्वेंसी नोट कर लेते और उसी फ्रिक्वेंसी पर अगली रात खुद उसी जबान में एक आध जुमले बोलकर मेरे बॉस से ये मालूम करने की कोशिश करते कि वो कहाँ से बोल रहा है। मैंने इत्मीनान का सांस लिया। मैं वाकई बहुत बड़ी तबाही से बच गया था। अब सिर्फ मिस्टर टंडन की तलवार मेरे सर पर लटक रही थी, क्योंकि उसे मुझ पर पाकिस्तान के एजेंट होने का शुबा हो चुका था। मैंने बेपरवाही से हंसते हुए सुजाता के हाथ को दबाया और कहा, सुजाता तुम खामखा परेशान हो रही हो। टंडन जी ने जो कुछ कहा बिल्कुल ठीक कहा। यह तो हमारे दफ्तर की खुफिया कार्रवाई होती है। इससे ये मुराद नहीं ली जा सकती कि दफ्तर को स्टाफ के किसी मेंबर पर शक है। टंडन जी ने ठीक कहा था कि ये चेकिंग तो साल में एक बार उनकी भी होती है। अच्छा, अब इन बातों को भूल जाओ, कोई और बात करो। सुजाता ने जल्दी से कहा, किशन तुम किसी को ना बताना कि मैंने तुमसे ये बात की थी। मैंने हल्का सा कहका लगाया और कहा, मैं कोई पागल हूँ कि किसी से जिक्र करूंगा। चलो डार्लिंग, अब इन बातों को जहन से निकाल दो। टंडन साहब जब तुम्हें बुलाकर ट्रांसमीटर के बारे में मेरा रद्द अमल दरियाफ्त करेंगे तो कह देना कि मैंने इसमें किसी किस्म की दिलचस्पी नहीं ली थी। उसके साथ ही मैंने सुजाता के हाथ पर आहिस्ता से हाथ रख दिया और जाहिर है कि मुझे ट्रांसमीटर से क्या दिलचस्पी हो सकती है। तुम अगर मुझे ये सारी बातें ना बताती तब भी मैं ट्रांसमीटर में किसी किस्म की दिलचस्पी का इजहार न करता। भला मुझे ट्रांसमीटर से क्या कहा? सुजाता मुस्कुराने लगी, बोली, अब मुझे इत्मीनान हुआ है किशन डियर। मैं तो पहले बहुत परेशान हो गई थी कि भगवान न करे तुम्हारे महकमे को तुम पर जासूस होने का शुबा हो गया है। मैंने एक और हल्का सा तहका लगाया और सुजाता को मजीद मुतमईन कर दिया। मैं जानबूझकर भी सुजाता से हंस हंस कर बातें कर रहा था, क्योंकि मुझे मालूम था कि इंटेलिजेंस का कोई ना कोई आदमी किसी न किसी भेस में हमारी निगरानी कर रहा है। मैं उसको ये तासुर देना चाहता था कि हम कोई खुफिया बात नहीं कर रहे बल्कि हंसी मजाक की बातें हो रही हैं। फिर मैंने मौजू बदल दिया और फिल्मों की बातें करने लगे। वहीं हमने अगले रोज हेमा मालिनी और धर्मेंद्र की एक फिल्म देखने का प्रोग्राम बना लिया। अशोका से निकलकर अपनी गाड़ी की तरफ जाते हुए मैंने तस्तन इधर उधर देखने की कोशिश न की, ताकि इंटेलिजेंस का वो शख्स जो वहाँ कहीं न कहीं मौजूद था ये न समझे कि मैं उसे देखने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं सुजाता को लतीफ़े पर लतीफ़े सुना रहा था और वो बहुत हंस रही थी, लेकिन अंदर से मेरा दिल फिक्र व तशवीश की गहराइयों में डूब गया था। सेंट्रल इंटेलिजेंस के चीफ और महकमे के सबसे बाअसर और अय्यार शख्स को मुझ पर शक पड़ चुका था। अगर सुजाता उसे कह भी देती कि मैंने ट्रांसमीटर पर कोई तवज्जो नहीं दी है और उसके कमरे में ही पड़े रहने दिया है, तब भी मिस्टर टंडन मेरा पीछा छोड़ने वाला नहीं था। उसे यकीनन कोई दूसरी हिकमत अमली तैयार करनी थी। ये मेरी बड़ी खुशकिस्मती थी कि सुजाता ने नादानिस्ता तौर पर महज अपनी मोहब्बत की वजह से ऐन वक्त पर मुझे बाखबर कर दिया था, वरना ये यकीनी बात थी कि मैं अय्यार टंडन के जाल में फंस जाता और मेरा जो हशर होता उसका मैं बखूबी तसव्वुर कर सकता था। अब मुझे भी एक नई लाइन ऑफ एक्शन तैयार करनी थी। सबसे पहले मुझे इंटेलिजेंस चीफ के जहन में आए हुए शक को अपने रवैये से दूर करना था। उसकी वजह यह थी कि थोड़ी सी प्लास्टिक सर्जरी के बाद मैं सेंट्रल इंटेलिजेंस ब्यूरो के हेडक्वार्टर में एक अहम पोजीशन पर फायज हो चुका था, जहां से मुझे हर किस्म की इंफॉर्मेशन मिल सकती थी जो मेरे वतन अजीज को आने वाले खतरे से बर वक्त होशियार कर सकती थी। इलावा अजी इस पोजीशन में रहकर मैं इस खतरे का सद्देबाब भी कर सकता था और अपने मुल्क को दुश्मन के नापाक अजाइम से खबरदार भी कर सकता था। चुनाचे मुझे किसी हाल में भी वहां से फरार होना गवारा नहीं था। अब जरूरी हो गया था कि मैं अपने तर्ज अमल से मिस्टर टंडन पर दोबारा ये असर जमाऊं कि मैं एक मुहिब वतन भारतीय अफसर हूं और भारत माता के लिए अपनी जान भी कुर्बान कर सकता हूं। इस सिलसिले में मुझे मोहतात रवैया इख्तियार करने की भी जरूरत थी। 2 दिन बाद सुजाता शाम को मेरे यहाँ आई। उसने बताया कि मिस्टर टंडन ने मेरा रद्द अमल मालूम करने के लिए मुझे अपने दफ्तर बुलाया था। मैंने उन्हें यही कहा कि किशन जी ने ट्रांसमीटर देखकर कहा कि मैं ये बेकार शय यहाँ किस लिए ले आए हूँ। सुजाता ने अपनी गुफ्तगू से इंटेलिजेंस चीफ को अपने तौर पर बावर करवा दिया कि कैप्टन किशन मेहता ने ट्रांसमीटर में कोई दिलचस्पी नहीं ली और ट्रांसमीटर मेरे कमरे में वैसे ही पड़ा रहा। चुनाचे मिस्टर टंडन ने अपना आदमी सुजाता के साथ भेजकर ट्रांसमीटर सेट वापस मंगवा लिया था। टंडन का एक वार खाली गया था।
उसे यकीनन दूसरा वार भी करना था जो पहले वार से शदीद होता। मैं चूंकि चौकस हो चुका था इसलिए यकीनी बात थी कि उसका दूसरा वार भी खाली जाता। दूसरी जानिब मैंने दफ्तर के काम में ज्यादा दिलचस्पी लेनी शुरू कर दी। उन दिनों पंजाब में सिखों का एजिटेशन जोरों पर था। खालिस्तान तहरीक के लीडर संत भिंडारावाला ने दरबार साहब के अंदर अकाल तख्त पर कब्जा जमा रखा था और हर रोज़ वहाँ से इंदिरा गांधी की हुकूमत के खिलाफ और खालिस्तान की हिमायत में एक हमदामा खेज बयान जारी किया जाता। फौज ने अभी दरबार साहब पर हमला नहीं किया था। दिल्ली में भी खालिस्तान तहरीक के हामी सिख अपनी खुफिया सरगर्मियों में मसरूफ थे। वो छुपकर खालिस्तान की हिमायत और इंदिरा गांधी की हुकूमत के खिलाफ पोस्टर छापते और उन्हें रात के अंधेरे में मौका पाकर शहर की दीवारों पर चिस्पा कर देते। मुझे अपने जराए से इतना मिली कि ऐसे ही कुछ सिखों ने चांदनी चौक वाले गुरुद्वारे की एक गली के मकान में अपना खुफिया अड्डा बना रखा है जहाँ असलहा भी जमा कर रखा है। अपनी साख जमाने और भारत माता से अपनी मोहब्बत जाहिर करने का ये एक सुनहरी मौका था। मैंने इस सिलसिले में अपने ऑफिस के सेक्रेटरी नंबर 2 तिवाड़ी से भी बात न की और गाड़ी पकड़कर सीधा अपने दुश्मन नंबर 1 मिस्टर परशुत्तम दास टंडन इंटेलिजेंस चीफ प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट के दफ्तर में पहुंच गया। उसे बताया कि मेरी इत्तला के मुताबिक गुरुद्वारा सीसगंज की अकबी गली के एक मकान में सिख भारी तादाद में असलहा जमा कर रहे हैं। इत्तला सही थी और बाएतबार आदमी ने मुझे ला कर दी थी। पुलिस ने आधी रात के बाद जब उस मकान पर छापा मारा तो न सिर्फ ये कि तशद्दुद पसंद पकड़े गए बल्कि भारी तादाद में राइफलें और गोला बारूद भी बरामद हुआ। टंडन साहब ने ज्यादा गर्मजोशी का इजहार न किया बल्कि रस्मी तौर पर मेरी कारकर्दगी की तारीफ की और उसे मेरी पर्सनल फाइल में भी लिख दिया। मैंने भी ज्यादा इनाम के लिए इसरार न किया। एक बार मैं फिर दफ्तरी काम में जुट गया। अब मैं ज्यादा देर तक दफ्तर में नहीं बैठता था। छुट्टी के बाद फौरन वापस अपने घर चला जाता या कभी अपनी बहन कृष्णा कुमारी के यहाँ चला जाता और कभी सुजाता के साथ तफरीह वगैरह के लिए निकल जाता। लेकिन मैं महसूस कर रहा था कि मेरा पीछा किया जा रहा है। अगर मैं कमांडो न होता और इतने अरसे से इंटेलिजेंस के शोबे से मुंसलिक न होता तो मुमकिन था कि मैं इस तब्दीली को महसूस न करता, क्योंकि मिस्टर टंडन ने मेरे पीछे ऐसे आदमी लगा दिए थे जिन्हें मैं नहीं जानता था। ये आदमी उसने शायद दूसरे सूबे से मंगवाए थे। दफ्तर से मैं जब भी वापस घर जाता और घर से निकलकर अपनी नाम निहाद बहन कृष्णा कुमारी या मंगेतर सुजाता के साथ किसी होटल या सिनेमा हॉल की तरफ तफरीह की गरज से जाता तो मुझे महसूस होता कि हर बार कोई शख्स मेरा बराबर पीछा कर रहा है। कभी मैं उसे किसी पार्क की नुक्कड़ पर देखता, कभी वो मुझे सिनेमा हॉल के बाहर टिकट खरीदते हुए मिलता, कभी वो देहाती लिबास में मेरे करीब से गुजर जाता। हर बार एक नया आदमी होता। मैं उनकी तरफ बिल्कुल ध्यान न देता और अपने रवैये से ये जाहिर करता कि मुझे उनकी मौजूदगी का कोई एहसास नहीं। दूसरी जानिब मैंने अपनी तमाम सरगर्मियां मुअत्तल कर रखी थीं। तले की जानिब मुझे अपने एजेंट के मिलने का इम्कान था, चुनाचे उस तरफ मैं भूल कर भी नहीं जाता था। यह हिंदू इंटेलिजेंस चीफ मिस्टर टंडन मेरे मिशन के रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट बन गया था। इसकी वजह से मैं अपने मिशन के हवाले से बिल्कुल मफलूज होकर रह गया था। मुझे यकीन था कि शिवाजी ट्रेनिंग सेंटर में एटमी मोहलक हथियारों की तैयारी जोरों पर थी और मेरा एजेंट मुझसे राब्ता कायम करने के लिए जरूर बेताब था। लेकिन हिफ्ज़ मातक़द्दुम के तौर पर मैं उसे ये मौका नहीं दे रहा था, जबकि मुझे उससे बात करके नई हिकमत अमली वज़ा करने की अशद ज़रूरत थी। इसी हालत में 20 रोज़ गुजर गए। मेरा ताक़ुब अब भी किया जा रहा था। यह सब कुछ इंटेलिजेंस चीफ टंडन की ईमा पर हो रहा था। मैंने काफ़ी गौर ख्वास किया। आखिर मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि मिस्टर टंडन को रास्ते से हटाना ज़रूरी है, क्योंकि मैं अगर उसके सामने अशोक की एक और लाठ भी खड़ी कर देता तब भी वो मेरी सुराग रसानी से हाथ नहीं उठा सकता था। अग्रवाल इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान में जाने की जो गलती मैं कर बैठा था अब उसका खमियाजा भुगत रहा था। मिस्टर टंडन के दिल में ये बात जैसे बैठ गई थी कि मेरा ताल्लुक किसी न किसी तरह पाकिस्तान के एजेंटों से है और मैं भारतीय अफसर होने के बावजूद दूसरे मुल्क की जासूसी कर रहा हूँ। वो इसी तगोदौ में लगा था कि जो कुछ भी हकीकत है वो उसके सामने आ जाए। मैं समझता हूँ कि एक जिम्मेदार भारतीय अफसर होने के नाते उसका ये इक़दाम बिल्कुल हक बजानिब था और एक जिम्मेदार मुहिब्बे वतन एजेंट होने के नाते अब मेरा भी फर्ज बन गया था कि इस शख्स को अपने रास्ते से हमेशा के लिए हटा दूं, जिसने मेरी तमाम सरगर्मियों को मुअत्तल करके रख दिया था। ये एक तयशुदा अमर था कि अगर मैं मिस्टर टंडन को हमेशा की नींद सुलाने में कामयाब हो जाता हूँ तो 99% खतरा मेरे सर से टल जाता है। सिर्फ 1% इस बात का इम्कान था कि टंडन ने कहीं हमारे ऑफिस के सेक्रेटरी नंबर 2 मिस्टर तिवाड़ी को भी एतमाद में न ले रखा हो और ये दोनों अफसर मिलकर मेरे खिलाफ आला सतही कार्रवाई न कर रहे हों। ऐसी सूरत में मिस्टर तिवाड़ी से निजात हासिल करना भी जरूरी हो जाता। यह मेरे मिशन का दूसरा मरहला था। मैं अपने मिशन के पहले मरहले से ओहदा बरा होना चाहता था। जब मैं इस नतीजे पर पहुंच गया कि मिस्टर टंडन को ख़त्म करने के सिवा और कोई चारा कार नहीं, तो मैंने उसकी रोज़ाना मसरूफियात का जायज़ा लेना शुरू कर दिया।
इस काम के लिए मैंने अपने तौर पर बेहद मोहतात रहकर दफ्तर से बाहर के लोगों से मालूमात हासिल करना शुरू कर दी। मिस्टर टंडन सेंट्रल गवर्नमेंट का एक आला ओहदेदार ही नहीं था बल्कि इंटेलिजेंस का चीफ भी था। बेहद होशियार, काया, अय्यार और तजर्बाकार आदमी था। उसे हलाक करने के लिए बड़ी महारत और अक्लमंदी से कोई मंसूबा तैयार करने की जरूरत थी। मैंने जो मालूमात इकट्ठी की उनके मुताबिक मिस्टर टंडन एक तन्हाई पसंद आदमी था। वो दावतों वगैरह में नहीं जाता था। ऑफिसर्स मेस का वो रुकन जरूर था मगर उनके यहाँ साल में शायद एक ही बार गया हूँ।